स्टूडेंट्स के मन का इस टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या कनाडा अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। इंटरनेट पे हर एक जगह पे कनाडा की नेगेटिविटी हो रही है, बहुत बड़ी गिनती में वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो इन हालात में क्या आपको कनाडा अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि मैंने इस पे एक वीडियो पहले बनाई थी, वो आपके हालातों को लेकर बनाई थी, लेकिन इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन इस टाइम पे कनाडा के क्या हालात हैं, क्या वाकई जो हम सुनते हैं जहाँ जो चेंजेस आई हैं वो इतने बड़े लेवल पे इफेक्ट करने वाली हैं कि कनाडा अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक चलते चलते आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एक कनाडा की प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो भी इसमें कहा गया है वो सारे फैक्ट्स हैं, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही फैक्ट वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती। तो बात करते हैं कनाडा की। सबसे पहला कनाडा का जो प्रोसेस है, जो वीज़ा प्रोसेस है स्टडी वीज़ा का, वो बहुत ईजी है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे यूके से, अगर यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, तो उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं आता है, यहाँ पे कोई फंड आपने शो नहीं करने हैं। जब आप यूएस की बात करते हैं तो आपको स्लॉट नहीं मिलते हैं इंटरव्यू। जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो 6-6 महीने, 1-1 साल लोगों को वेट करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपका COE आता है, तब आपका वीज़ा आता है। इसके अलावा अगर हम यूके की बात करें तो कैश लेटर का पंगा रहता है। और जर्मनी में भी कहीं ना कहीं पे जो आपके इंटरव्यू है उसके स्लॉट मिलना कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, इसीलिए इसका प्रोसेस इतना ज़्यादा इजी है। विद इन 2 मंथ्स, अगर उस टाइम पे वीज़े फास्ट हैं, जैसे कि अब है, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, तो विद इन 2 मंथ्स, जिस दिन आपने अप्लाई किया है और जिस दिन आपका वीज़ा आता है, 2 महीनों के अंदर इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। वर्ल्ड में अगर स्टडी वीज़ा का सबसे ईजी एंड सिंपल प्रोसेस है तो वो कनाडा का है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ को लेकर। दूसरा मेजर रीज़न जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है PR, परमानेंट रेजिडेंसी। हालांकि इस टाइम पे कनाडा में PR को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रखी है, लेकिन आज भी मैं बता दूं, आप जितने भी कंट्री हैं जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, आप सबके PR पॉलिसीज़ एक तरफ रख लीजिए और कनाडा की PR पॉलिसी एक तरफ रख लीजिए, उनमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। कनाडा इज़ स्टिल PR फ्रेंडली कंट्री। अगर आप वहाँ पे बढ़िया स्टडी करते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं, पूरी करते हैं, विद ग्रेड्स पूरी करते हैं, उसके बाद वहाँ का वर्क परमिट आपको मिलता है, उसमें आप प्रॉपर जॉब करते हैं उस चीज़ से जुड़ी हुई जो स्टडी आपने की है। उसके बाद बहुत से 64 ऐसी स्ट्रीम्स हैं, 64 ऐसे पाथवेज हैं जिसके थ्रू आप कनाडा में PR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि रिसेंट दिनों में ऐसी चेंजेस हुई हैं कि अगर आप बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके PR के चांसेस ज़्यादा हैं। तो PR स्टिल वन ऑफ द ईजीएस्ट PR कनाडा को माना जाता है जब आप पूरी दुनिया से इसको कंपेयर करते हैं। थर्ड, एक्सपेंसेस को लेकर है। बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ पे कहेंगे कि जी अब तो जो एक्सपेंसेस है वो 24-25 लाख हो गया है, तो अब कनाडा किस हिसाब से इनएक्सपेंसिव है या कम बजट वाला कंट्री है। लेकिन अब भी वो कम बजट वाला कंट्री है। आप इसको ध्यान से सुनिए। आपका जो इंक्रीज हुआ है वो क्या इंक्रीज हुआ है? GIC। और GIC किसके अकाउंट में होता है? स्टूडेंट के अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं पे जो अमाउंट इंक्रीज हुई है वो आपकी पॉकेट से जा जरूर रही है, लेकिन वो एक पॉकेट से जाके दूसरी पॉकेट में, आपके यहाँ इंडिया वाली पॉकेट में से बाहर जा रही है, जब आप कनाडा जाते हैं उसकी पॉकेट में वो फिर से आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे आपका पैसा है आपके पास रह जाना है, ना कि किसी और के पास चला जाना है। अगर यही चीज़ उनकी फीस में होती, अगर फीस में बढ़ोतरी होती, फीस इंक्रीज होती, तो हम मान सकते थे कि कनाडा अब महंगा हो गया है। कनाडा की फीस को जब हम कंपेयर करते हैं, चाहे यूके से कंपेयर कर लो, कनाडा में अगर मैं यूनिवर्सिटी की फीस भी कहूं तो यूनिवर्सिटी की कनाडा में फीस $20,000 के करीब होती है, 12 से 13 लाख रुपया बनता है। अगर इसको हम यूके, ऑस्ट्रेलिया और US से कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यूके और ऑस्ट्रेलिया की जो फीस है वो यूनिवर्सिटीज़ की 15 से 16 लाख है, और US की जो फीस है वो 20 लाख तक चली जाती है। तो फीस का कोई कंपैरिजन नहीं है। GIC जरूर है कि वो वन टाइम आपका खर्चा है, लेकिन वो आपके पास है। उसको भी मैं और इजी कर देता हूं। कैसे कर देता हूं कि जो GIC है आपका, जब आप कनाडा से जाते हैं और वहां पे आपको GIC मिलता है, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। CIBC का जो पहले आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलनी है वो $12,000 मिलनी है। जी हाँ,
$12,000 आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलनी है, यानी कि आप यहां से 20,000 पे करेंगे। जब आप कनाडा में पहुंचेंगे तो आपको 12,000, वही 10,000 आपके अकाउंट में वापस रह गया, जहां 8,000 वापस रह गया, बाकी पैसा आपको वापस मिल जाना है। इस चीज को नोट कर लीजिए। जीआईसी भी ज्यादा नहीं है, आपको पहले महीने में ही आपका जीआईसी वापस मिल जाना है। तो हम कह सकते हैं कि कनाडा आज भी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले जो है वो इनएक्सपेंसिव है, कम बजट वाला कंट्री है और बहुत बढ़िया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं, उसके बाद उनको वर्क परमिट मिलता है, जिससे वे वो स्टे करते हैं, वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। कनाडा की जो PSW पॉलिसी है, जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की पॉलिसी है, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया पॉलिसी है पूरी दुनिया में। कनाडा में आपको 1 साल की स्टडी के बाद 1 साल का, 2 साल या उसके बाद की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। लेकिन रीसेंट चेंजेस की माने तो 5 साल का वर्क परमिट अभी भी वो सोच रहे हैं कि 5 साल का वर्क परमिट वो कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे मास्टर्स करते हैं तो आपको 1 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है। जब हमको कंपेयर करते हैं दूसरों से, यूएस में आपको नहीं मिल सकता है अनलेस अनटिल के आप स्टेम के जो है वो स्टूडेंट हैं। यूके में आपको मैक्सिमम 2 सालों का है, अगर उनका ग्रेजुएट रूट प्रोग्राम जिसको वो खत्म करने की तैयारी में है, अगर वो खत्म नहीं होता है तो मैक्सिमम 2 साल है। ऑस्ट्रेलिया में भी 1.5 से 2 साल आपको मिलता है। किसी भी कंट्री में चले जाइए 3 साल का वर्क परमिट अब भी नहीं है, जिसको कनाडा 5 साल करने जा रहा है। तो PSW कनाडा का अनडिस्प्यूटेडली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और सबसे लंबा है, ओपन वर्क परमिट है। कहीं पे जाके कनाडा में किसी तरीके की आप जॉब कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कनाडा के फेवर में जाता है। और लास्ट में मैं थोड़ी सी कनाडा की इकोनॉमी की बात करूंगा, जो कि इस टाइम पे शेड्स में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे जॉब का क्राइसिस चल रहा है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। लेकिन कनाडा G7 का पार्ट है, G20 का पार्ट है, टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है। अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पे कनाडा आता है। तो ये सारी खूबियां कनाडा में है। अप्स एंड डाउन्स हर एक कंट्री की उसमें आते रहते हैं। कभी यूएस 2008 में जो है यूएस के बारे में कहा गया कि यूएस खत्म हो गया, स्टिल सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब आप एक डेवलप्ड इकोनॉमी होते हैं, जब आप टॉप 10 इकोनॉमीज में होते हैं, जब आप टॉप 2 में होते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में, तो आपका जो है कहीं ना कहीं पे वो मुकाम होता है जिस मुकाम को दोबारा में हासिल करने के लिए 1-2 साल में आपकी सेटिंग हो जाती है। तो कनाडा जिस टाइप की इस टाइम पे सिचुएशन है, वो 1 साल मैक्सिमम 2 साल में फिर से स्टेबल हो जानी है। तो इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो ये 1-2 साल में दुरुस्त हो जानी है। तो ये मोटे मोटे वो फैक्टर हैं। मैंने पहले कहा था कि ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो फैक्ट हैं मैंने वो बताए हैं। और फैक्ट एक ये भी है कि कनाडा में इस टाइम पे हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कनाडा में स्टूडेंट्स को जॉब की कमी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद इजी PR का है, आपका मकसद कम फीस में पढ़ने वाला है, आपका मकसद ज़्यादा पोस्ट स्टडी वर्क हासिल करने का है, आपका मकसद एक ऐसे कंट्री में जाने का है जो कि दूसरी कौमों को, दूसरी नेशनैलिटीज़ को वेलकम करता है, ना कि वहाँ के पे उनको ब्राउनी कहता है, उनको पाकी कहता है, तो आप इस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हालांकि इस पर अलग अलग ओपिनियन होगा, लोगों का अलग अलग राय होगी, लेकिन फिर भी सब तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चैल, थैंक यू सो मच।